हम देखते हैं 8वीं क्लास के सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो इनमें क्या है, पेटेंट से क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार से है, किसी विचार अथवा आविष्कार से है। अब अगला देखते हैं इसमें क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन कोई भी वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाती है। कोई भी वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाती है। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। तो पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कुछ भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि धरातल, जलवायु तथा ऊंचाई। पृथ्वी पर इन कारकों में काफी भिन्नता पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी पर संसाधन का वितरण एक समान नहीं है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कुछ भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि धरातल, जलवायु तथा ऊंचाई। पृथ्वी पर इन कारकों में काफी भिन्नता पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण एक समान नहीं है। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधन संरक्षण, संसाधनों के संरक्षण का अर्थ संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। इसमें साधनों का पुनः उपयोग अथवा पुनः चक्रण भी शामिल है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, इसमें साधनों का पुनः उपयोग अथवा पुनः चक्रण भी शामिल है। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, संसाधन मानव सभ्यता का आधार है, परंतु अधिकांश संसाधन अनवीकरणीय हैं। यदि ये समाप्त हो गए तो इनकी लाखों वर्षों तक पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, इसलिए इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इनका उपयोग सूझबूझ से करें, ताकि हम वर्तमान में भी अपना आर्थिक विकास कर सके तथा आने वाली संतान भी इनका उचित लाभ उठा सके। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैव संसाधन ये संसाधन सजीव होते हैं, अजैव संसाधन ये संसाधन निर्जीव होते हैं। जैव संसाधन इनमें से अधिकतर संसाधन नवीकरणीय है, परंतु कोयला तथा पेट्रोलियम नवीकरणीय नहीं है। अजैव संसाधन इनमें से अधिकतर संसाधन अनवीकरणीय है, परंतु कुछ संसाधन पुनः चक्रण योग्य है, जैसे लोहा। जैव संसाधन, इन संसाधनों में पौधे तथा जीव जंतु शामिल हैं। अजैव संसाधन, इन संसाधनों में मृदा, चट्टानें, खनिज आदि शामिल है। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो सामाजिक, वानिकी तथा वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करना। अब अगला देखते हैं इसमें तो क्या है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो जल संरक्षण, पेड़ पौधे लगाकर धरातल पर बहने वाले जल की गति को धीमा कर देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक जल रीस कर धरातल के नीचे जा सके। इस प्रकार भूमिगत जल के भंडारों में वृद्धि होगी। पेड़ पौधे लगाकर धरातल पर बहने वाले जल की गति को धीमा कर देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक जल रीस कर धरातल के नीचे जा सके। इस प्रकार भूमिगत जल के भंडारों में वृद्धि होगी। धरातल पर बहने वाले जल को जल संग्रहण की विधियों द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रोक बांध बनाकर जल को इकट्ठा किया जा सकता है। जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई में होता है, इसलिए अति सिंचाई को रोकना जरूरी है। नहरों को पक्का करके उनमें से होने वाले जल रिसाव को कम किया जा सकता है। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो वर्षा, तापमान। अब अगला देखते हैं इसमें क्या है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के कारण देखो, लोगों की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ भूमि के उपयोग का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों के कटाव से वर्षा में कमी आई है, जिससे मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, महासागरों का जल मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। तो लवणीय होने के कारण। अब अगला देखते हैं इसमें क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, यह किस रूप में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का केवल 1% भाग ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, केवल 1% भाग ही। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। अब अगला देखते हैं इसमें क्या है, भूपृष्ठ का कितना भाग जल है। तो 3/4 भाग, 3/4। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाली 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। तो लोहा, तांबा, सोना, जिंक आदि। अब अगला देखते हैं इसमें देखो क्या है,
अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो अयस्क वे सेले जिनमें से धातुओं को आसानी से तथा कम लागत से प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। वे सेले जिनमें से धातुओं को आसानी से तथा कम लागत से प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। अधात्विक खनिजों के अयस्क प्राय पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली आग्नेय तथा कायांतर सेलों में पाए जाते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है? प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा तथा मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है? धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। तो देखो धात्विक खनिज मुख्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज लोहा, मैग्नीज, तांबा, सोना आदि धातु खनिज है। अधात्विक खनिज जिप्सम, चूने का पत्थर, हीरा, पोटास आदि अधात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिज इन खनिजों में धातुएं होती हैं। अधात्विक खनिज इन खनिजों में धातुएं नहीं होती। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है? निर्माण मजदूरों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो निर्माण मजदूरों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है? पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे होता है? इनका उल्लंघन कौन करता है तथा सरकार इसे कैसे रोकती है? तो पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कारखाने के मालिक या बहुराष्ट्रीय कंपनियां पर्यावरण कानूनों की अनदेखी करती हैं। कारखानों के मालिक या बहुराष्ट्रीय कंपनियां पर्यावरण कानूनों की अनदेखी करती हैं। वे पर्यावरण सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती। वे लागत में कटौती करके पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कारखाने के मालिक एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। सरकार द्वारा किए गए उपाय। सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर कानून बनाती है, जैसे वायु निरोधक एवं नियंत्रण कानून 1981, पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 इत्यादि।